जुलाई 2023 का ये मतलब एक मंथ में एक डिस्कशन हुआ था एंड डिस्कशन यही हुआ था कि कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स एफडीज में थे, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ईपीएफ वगैरह कंट्रीब्यूशन की वजह से थे, पीपीएफ में भी थे, पोस्ट ऑफिस एमआईएस वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट्स थे। ऐसा एक ओवरऑल एक 2 सवा 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो था टिपिकल इसमें। स्टॉक्स में भी था, म्यूचुअल फंड्स में भी था, ऐसा नहीं था कि एलोकेशन ही नहीं थे, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 70-80 लाख रुपीज का एलोकेशन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में था और बाकी जो था वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज इनमें था। तो जब डिस्कशन हुआ, एज काफी यंग एज है, गोल्स 15-20 साल 25 साल मतलब रिटायरमेंट 20-25 साल, बच्चे के एजुकेशन के एंगल से ऑलमोस्ट 8-10 साल वगैरह, ऐसे ये सारी चीजें थी। एंड अर्निंग कपल, सो बोथ वर वर्किंग एंड काफी अच्छा सेविंग वगैरह का भी ये था, पोजीशन था। तो उसमें सारे डिस्कशन के बाद, सारी चीजें करने के बाद ये डिसाइड मतलब ये प्लान बनाया गया कि ये आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने की जिसमें थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग, 30-40 लाख रुपए का रिस्ट्रक्चरिंग डेट्स इक्विटी में बताया गया, एंड एग्जिस्टिंग इक्विटी जो एलोकेशन है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में उसको भी रिस्ट्रक्चरिंग बताया गया। एंड दैट्स हाउ यू शुड इन्वेस्ट एंड यू शुड फॉलो दैट। सेविंग काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 3-3.25 लाख रुपए महीने का सेविंग है, अपार्ट फ्रॉम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा, मतलब लास्ट मतलब 15 महीने पहले की एक केस है, तो लास्ट 50 लाख का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हैज बिकम ऑलमोस्ट 70-75 लाख रुपीस का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बन चुका है। मतलब वहां पे काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ का। ये अपार्ट फ्रॉम दैट 3-3.25 लाख रुपए की सेविंग है फ्रॉम द सैलरीज। तो ये डिसाइड हुआ था कि भाई सारे गोल्स के लिए एग्जिस्टिंग एसेट्स पूरे एलोकेट कर दिए गए थे एंड ऊपर से 1 लाख रुपए की एसआईपी भी सजेस्ट हुई थी टू अचीव ऑल दोज गोल्स। ये आपको करना है और बाकी जो 2 लाख रुपए का सेविंग है आपका, उसको भी आप एसआईपी कर दो सो दैट वो वेल्थ क्रिएट करता जाएगा। सो ऐसा बोला गया। सो डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टर थे। तो अभी 15 महीने बाद फिर से एक बार रिव्यू के लिए आए। तो रिव्यू के लिए आए तो अब अपना जो पहले वाला प्लान था उसमें इमीडिएटली मतलब वो नंबर्स सामने थे। तो व्हाट आई डिड कि उन्होंने भेजा था, मतलब अभी का पोर्टफोलियो भी भेजा था जिसमें जो प्लान हुआ था वो बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। मतलब उसमें से आप ऐसा समझो कि 20% फॉलो हुआ, 20% भी एसआईपी वे से हुआ। मतलब आप समझ सकते हो कि 3 लाख की एसआईपी बोली गई थी, 60,000 रुपए की एसआईपी चालू हुई बस। बाकी जो था 2,40,000 वो अकाउंट में एक्यूमुलेट होता गया एंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में वो स्प्रेड होता गया। और वही वो केस स्टडी है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस कितना बड़ा है। 2.25 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो था, आज वो पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है बाय नेट इन्फ्यूजन, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का सेविंग एवरी मंथ प्लस जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट नहीं बोले भी 70-80 हजार रुपए का, दोनों का मिला के हस्बैंड वाइफ एंड कंपनी का कंट्रीब्यूशन ऑल दोस थिंग्स। तो ये इतना कंट्रीब्यूशन फॉर लास्ट 15 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए का ये एडिशन हो गया आपका इसमें। सो मतलब 2.25 प्लस 60 2.85 का टोटल, मतलब अगर कुछ मैंने रिटर्न्स भी नहीं पकड़े तो 2.85 का तो यही है। ऑब्वियसली लास्ट 1 ईयर 3 मंथ्स वर क्वाइट गुड, तो देन अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। तो फिर उनका अभी का जो पोर्टफोलियो है वो उसका टोटल वैल्यू हो गया अराउंड 3.09 या 3.10 सीआर हुआ इस पे। तो जब वो मीटिंग के लिए आए तो व्हाट आई डिड कि जो प्रोजेक्ट जो हमने सजेशंस दिए थे कि भाई ये चीजें करनी है, तो वो सारे फंड्स जैसे कि जैसे अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होता कि भाई जैसे बोला गया था कि लमसम आपको एक 1.05 सीआर आपको फंड्स में एलोकेट करने, 5 फंड्स हमने सिलेक्ट किए थे और उन्हीं 5 फंड्स में हमने एसआईपीस करने के लिए बोल दिया था, वो 3 लाख रुपए के एसआईपीस उसी से। तो फिर मैंने वो सारे कैलकुलेशंस किए और बाकी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स थे जैसे है ईपीएफ वगैरह कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली जो उनके तरीके से जा रहा है वो तो जा ही रहा है, उसमें हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। तो फिर मैंने पूरा ये कैलकुलेशन किया, तो उस केस में अगर वो 1.05 सीआर रुपीज लमसम वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो जाते और प्लस उसमें एसआईपी हो जाती उसी उन्हीं फंड्स में, तो उन फंड्स की ही वैल्यू आज जो होती वो 2.06 सीआर होती। मतलब रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स मेजरली 70 लाख रुपीज फ्रॉम स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, मैंने कंप्लीटली बोल दिया था उनको कि आप स्टॉक से निकल जाओ, फंड्स में ही रहो, नो नीड टू गो इन दैट।
और उसी में एसआईपी करते रहो। और बाकी जो आपका पुराने बाकी के डेट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। बस एक 40 लाख रुपीस की जो एक एफडी थी जो नहीं लगने वाली थी, बाकी इमरजेंसी वगैरह वो सारी चीजें रख के जो नहीं लगने वाली थी वो लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए एलोकेट कर दी थी वो पर्टिकुलर एफडी, एंड इन्वेस्टमेंट्स उसमें प्लान कर दिए थे। बट एग्जीक्यूशन वो तो हुआ ही नहीं। उल्टा जो इफ अराउंड 20-25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था, स्टॉक 20 लाख का स्टॉक का पोर्टफोलियो 56 लाख रुपीस का हो गया, नॉट बाय अप्रिसिएशन, बाय पुटिंग अराउंड 30 लाख रुपीस मोर इन दैट। सो 16 लाख रुपए का पहले था, वो जो 20 लाख था उसमें और पैसे इन्फ्यूज किए गए 22 से 25 लाख रुपए, और फिर वो पोर्टफोलियो सब मिला के नाउ इट इज अराउंड 50 समथिंग। सो वहां पे भी मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न्स, देयर आर एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 20-25% इन स्टॉक्स, बट वही कंपैरिजन अगर फंड्स में उस लेवल से मैं करता हूं तो वन स्मॉल कैप फंड परफॉर्म्ड एट अराउंड 45-46% फ्रॉम दैट लेवल, मल्टी कैप फंड अराउंड 47%, मिड कैप फंड अराउंड 44%, एक वैल्यू फंड है वो भी उसी रेंज में रहा, और एक फ्लेक्सी कैप फंड दैट इज ऑल्सो अराउंड 38-39% फ्रॉम दोज लेवल्स। तो ये सारे, सो मतलब एक स्टैंडर्ड डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो। और ये सब मैंने फिर उनके जो स्टैंडर्ड एसेट्स थे ईपीएफ वगैरह जो जिनको हाथ नहीं लगाना था, वो भी मैंने उसमें एक टिपिकल सिंपल एप्रिसिएशन ऑफ 7-8% कंसीडर किया, एंड दैट फिगर केम आउट टू बी 3.69 CR vis-a-vis what is he having 3.08 या 3.09 CR. So the difference of 60 lakhs rupees. तो यहां पे डू इट योरसेल्फ अगर आप कर रहे हो तो वहां पे एग्जीक्यूशन को अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे, द काइंड ऑफ लॉस यू विल बेयर इज अनइमेजिनेबल। तो यहां एग्जीक्यूशन इज सो इंपॉर्टेंट। आप आपके ख्यालों में रहे उसके ऊपर से उन्होंने जो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया, ही एक्सेप्टेड आल्सो, द पर्सन एक्सेप्टेड आल्सो। मैंने बोला सर इसमें 2-3 स्टॉक्स है, इसमें काफी अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं आपके, और वही स्टॉक्स है जिनकी वजह से आपका रिटर्न एक्चुअली ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो का बना है। तो इसके पीछे का क्या थॉट था, मतलब ये आपने क्या, नहीं कोई स्टडी नहीं, वो तो ऐसे ही लकीली मिल गए बोले मुझे। ही एक्सेप्टेड, मतलब हम्बली एक्सेप्टेड दैट कि नहीं ये इसमें लक फैक्टर है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं था। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं वो चीज? तो सर बट ये इक्विटी में ही सब कर दे तो कैसे होगा? बोला सर इक्विटी में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसी में रिस्क ले रहे हो और आप बाकी एसेट क्लासेस में रिस्क नहीं ले रहे हो? बाय नॉट गेनिंग 60 लाख रुपीस मोर, इजंट इट अ लॉस? अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है हमारा वो? Why are we underestimating that thing? कैसे हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में? आपने बोला हमारी 3 लाख की कैपेसिटी थी, आप 60,000 की एसआईपी कर रहे हो। तो अगर 60,000 की एसआईपी आप कर रहे हो तो बचा हुआ पैसा क्या है? या तो अकाउंट में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम बोलते हैं यार लमसम हो गया, चलो एक एफडी कर देता हूं। अरे मार्केट तो बहुत ऊपर है, क्योंकि लास्ट ईयर तो ऊपर 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 ही था, तो हर बार वो ऑल टाइम हाई लेवल ही नजर आ रही थी। तो यार नहीं ये बाद में करेंगे, करेक्शन हुआ। अब करेक्शन हुआ तो रिव्यू इसलिए हुआ क्योंकि अब डर लग रहा है मार्केट से। एक्चुअली पोटेंशियल जो ग्रोथ होनी चाहिए तो वो तो हुई नहीं आपकी, बट जो डर लग रहा है वो हो रहा है। एंड नाउ थिंकिंग क्या आ रही है, क्या मैं ये जो भी मेरा इक्विटी है मैं उसमें को कम कर दूं, एफडी में मूव कर दूं क्या? कि ये, और क्वेश्चन कि ये जो यूएस की डेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या होगा इक्विटी का? अगेन बिकॉज टू मेनी वीडियोज आर गेटिंग मेड और वो सर्कुलेट हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग, मतलब वो फियर तो होगा ही उनमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा सही उसी तरीके से समझ रहे लोग उसको। सो आई थिंक देन व्हेन मतलब थोड़ा भी नेगेटिव इवेंट हो जाता है तो आपके रिएक्शंस आर वेरी डेंजरस। बट पॉजिटिव इवेंट्स में या फिर जो प्लान बनाया था फ्रॉम द पॉजिटिव, ऑब्वियसली सारे एजम्पशंस पॉजिटिव लेके ही 12% के लेके किए थे, रिटर्न्स बहुत आ गए लास्ट 15 महीनों में, बट ये पार्टिसिपेशन जरूरी था ना अपना। सो ये हुआ ही नहीं हमारा। तो ये अब क्या है, इसको क्या समझे हम कि और क्या हुआ, मतलब उसमें एग्जीक्यूशन या आपने खुद से करने के चक्कर में आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो वहां पे आपको बहुत बार लगता है व्हाई यू नीड एन एडवाइजर एंड दैट टू एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। सो यहां जो ये बिहेवियर मैनेजमेंट का एंगल है ना, लोगों को लग रहा है ये इतना मतलब टेंजिबल होना, ये आराम से हो जाना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसका वैल्यूएशन ही नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि एग्जीक्यूशन इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, और वहां पे वो हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको अंडरएस्टिमेट मत कीजिए ये चीजों को, और समझिए कि सही में आपको रिक्वायरमेंट है क्या उस चीज की। तो टेक दो सर्विसेज इफ समबडी इज ऑफरिंग, वो बहुत जरूरी है वो चीज।
हम मतलब हर एक चीज बता रहे हैं, उसमें क्या पेट दुख रहा है, अरे मैं सर्च कर लेता हूँ यार, ओके आप बता दो सब, मैं कर लूंगा बाकी सब चीज। अरे वैसा नहीं होगा वो चीज। आप खुद ही गूगल करके वो फाइंड आउट करोगे तो गलत हो सकती है चीजें। आपको पता है मतलब बिहेव, मतलब हो सकता है उसके रिएक्शंस क्या है, व्हाट आर मतलब साइड इफेक्ट जो बोलते हैं हम गोलियों के, साइड इफेक्ट्स ऑफ इक्विटी हो सकते हैं अलग अलग। मार्केट वोलेटिलिटी कैन टर्न यू आउट टू बी अ डिफरेंट इन्वेस्टर ऑल टुगेदर। आपका रिस्क प्रोफाइल समझ में तभी आता है एडवाइजर को जब कंटिन्यूअस बेसिस पे आपके इंस्ट्रक्शन डिस्कशंस हो रहे हैं एंड हाउ यू आर रिएक्टिंग, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गिविंग। तो ये समझो इन चीजों को, तो प्लीज अगर वो एडवाइजर आपको मैनेज कर रहा है वो अच्छे से, तो समझो उन चीजों को। सो वो हैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसको बिल्कुल मतलब आई विल डू इट एवरीथिंग नहीं, वो हर एक का एक काम है, वो हर चीज। हमने भी वो सोचा था कि अरे यार ये आईटी वगैरह उसमें क्या है यार, मतलब वो तो हम कर लेंगे, किसी से करवा लेंगे। वो एक्सपर्ट ही चाहिए उन चीजों में, नहीं तो वो चीजें नहीं चलती है। बहुत बार लोगों ने आई थिंक मैक्सिमम टैक्स के, इनकम टैक्स के नोटिस लोगों को आ रहे हैं ऑनलाइन, जो किसी पोर्टल से भर रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स ही नहीं भर रहे पूरे, और फिर जब नोटिस आती है तो फिर सीए के पास भागते हैं हम। नहीं नहीं, उन्हीं के पास भागते हैं, वो मॉडल ही वही है, ज्यादा से ज्यादा नोटिस लेके आओ। हाँ और उसमें ऐसा लगता है मतलब आई आई बिकॉज वी आर सीइंग, अब योगेश सर के पास कितनी सारी केसेस आती है हमारे जो सीए है, तो वहां पे, और जब वो बोलते कि सर इतना आपको टैक्स आएगा, तो ऐसा बिहेव, ऐसा देखते हैं ये सीए की तरफ, ये जैसे कि सीए की जेब में जा रहा है वो टैक्स। तो वो तो बेचारा मतलब वो एक प्रोफेशन ही इतना, मुझे ऐसा लगता है कि थैंकलेस प्रोफेशन है वो, बिलीव मी मतलब यार। अरे ऐसे कैसे, मतलब एक बार तो मेरे दोस्त को, ही वाज वर्किंग इन, वो 4 महीने के लिए उधर गया था स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब कंपनी ने टीडीएस नहीं कापा, 4 महीने हुआ, मतलब वो इंडियन इनकम हो गया, 6 महीने तो हुआ नहीं, एनआरआई नहीं हुआ। अब सीए का क्या दोष है उसमें? और सीए ने बोला सर ये तो आपको दिख रहा है, आपको तो टैक्स आएगा पूरा। अरे यार जितना कमाए नहीं उतना टैक्स हो जाएगा, ऐसा कैसे यार, फिर तो मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। वो सीए पे ही चढ़ गया वो पूरा। तो मतलब सीए तो अब ऑब्वियसली, अब सीए जो मयूरी था अपने, तो मयूर ने समझा, बोले सर अब क्या बताओ यार, मतलब मैं उसको समझा दोस्त को, मतलब भाई वो उसकी जेब में नहीं जा रहा है वो, तू तो ऐसे बोल रहा है कि उसने इनकम टैक्स के रूल्स बनाए और तू उसे पैसे उसी को दे रहा है, वो तो गवर्नमेंट को जा रहा है, देयर आर रूल्स। तू 6 महीने नहीं रह पाया तो वो तेरी गलती है, वो उसकी क्या थोड़ी गलती है, वो सीए की थोड़ी गलती है। तो आप आई थिंक कहाँ पे, मतलब कहाँ हमने थॉट्स ये रखने चाहिए। हर एक चीज कभी कभी हम खुद से करने के चक्कर में बहुत बार गलतियां करते हैं। एंड एक चीज ये, एक मैंने एक चीज देखी है ना, कि सामने वाले की प्रॉफिट में अपना अगर हम लॉस देखना शुरू कर दिया ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस। ट्रू। आपके प्रॉफिट में भी सामने वाले का प्रॉफिट है ना, आई थिंक दैट इज विन विन सिचुएशन। ये समझना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली इन दिस इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। ये जो समझ गया, आई थिंक अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एंजॉय कर रहे हो विद इन दैट पर्टिकुलर जर्नी, आई थिंक यू विल बी क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट केस। अगर डाउट हर चीज पे होता रहेगा और मैं ही कर लूंगा सब चीजें, तो उसी में सारा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन, कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोर्टफोलियोज कैसे अंडर परफॉर्म करते हैं। अब जैसे एक सिंपल वो एग्जांपल, सुबह भी तो शुरुआत में भी बोला कि पूनावाला में 40% का एलोकेशन ले लिया। सो भले ही वो पूनावाला अगर कल तक हमें बहुत बढ़िया कंपनी लग रही थी और आज रिजल्ट के बाद हमें खराब लग रही है, तो भी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है कि उसका एलोकेशन एक परसेंटेज के ऊपर आपका होना चाहिए। भले ही वो निगेटिव गया, अगर आज 17% डाउन है और आपके पास अगर 3 से 4% का एलोकेशन होता अगर उसमें, तो आपका फॉल जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता ओवरऑल पोर्टफोलियो का। एंड दैट्स व्हाट डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट ऑल अबाउट।